India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी 3 जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई गिरफ्तारी मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इस जमानत के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस समय वो सीबीआई की हिरासत में हैं। उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट 17 जुलाई को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करेगा। उसी दिन ये तय होगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया है। अरविंद केजरीवाल के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है। सवाल ये है, क्या गिरफ्तार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता एक अलग आधार है? पीएमएलए की धारा 19 खंड 1 के संदर्भ में पारित गिरफ्तारी के आदेश को चुनौती देने की। क्या गिरफ्तार करने की जरूरत और आवश्यकता हिरासत में लेने के औपचारिक मानदंड की संतुष्टि को संदर्भित करती है, या गिरफ्तार करने की आवश्यकता व्यक्तिगत आधार और कारण तथ्यों और परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा सकता है? अगर पहले 2 सवाल सही हैं, तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता के प्रश्न की जांच करते समय वो क्या पैरामीटर और तथ्य हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिन शर्तों पर केजरीवाल को रिहा किया गया था, उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं। अदालत ने यह भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस बारे में अदालत से निर्देश नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने मौखिक आदेश में कहा है कि केवल पूछताछ के आधार पर ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी किस आधार पर होनी चाहिए, इस पर फैसला अब बड़ी बेंच में होगा। पीएमएलए और रिव्यू का मामला 3 जजों की बेंच में चल रहा है, वहीं अंतरिम जमानत का मामला 2 जजों की बेंच में है। इसलिए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बड़ी बेंच में भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में पीएमएलए के कठोर प्रावधानों और एजेंसी की असीमित ताकतों पर अंकुश लग गया है। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि केवल पूछताछ या आरोपी का समन तामील न करने पर ही गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। अदालत ने यह तय कर दिया है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत
जांच अधिकारी के पास असीमित अधिकार होते हैं। वो केवल किसी के बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं, यह फैसला अब बड़ी बेंच करेगी। दिल्ली की शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के बाद अदालत ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उन्हें 2 जून को फिर से जेल जाने के लिए कहा था। इस पर अंतरिम जमानत पर आए केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया और 2 जून को जेल अधिकारियों के सामने समर्पण कर दिया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत में लंबित है। 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। उसी दिन उनकी जमानत पर फैसला होगा। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि वे जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए हरियाणा सरकार से कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है, बल्कि राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। आखिर राज्य सरकार हाई कोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान नागरिक हैं, उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दें। वो आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने ये टिप्पणी की। इस मामले की सुनवाई पहले भी हुई थी, जब जस्टिस कांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन याचिका को लंबित रखा था। आज जस्टिस कांत ने राज्य से इस घटनाक्रम पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। दलीलें देते हुए राज्य के वकील ने कहा कि राज्य बॉर्डर को अनलॉक करने के निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में है। जस्टिस कांत ने वकील से पूछा, मुझे लगता है कि आप सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करते हैं, जिस पर वकील ने हाँ में जवाब दिया। फिर जस्टिस कांत ने पूछा कि तो आपको परेशानी हो रही होगी, जबकि जस्टिस भुइया ने कहा कि राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य ने राज्यपाल द्वारा 8 विधेयकों पर स्वीकृति न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में राज्य ने तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा बिना कोई कारण बताए विधेयकों पर स्वीकृति न देना संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के विपरीत है। राज्य की ओर से पेश एडवोकेट आस्था शर्मा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया। सीजेआई ने अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। राज्य ने प्रस्तुत किया कि राज्यपाल की चूक ने लोकतांत्रिक सुशासन को पराजित और नष्ट करने की धमकी दी और विधेयकों के माध्यम से लागू किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों के लिए राज्य के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया। जिन विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति लंबित है वो हैं पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल निजी विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक। पहले 6 विधेयक जगदीप धनखड़ के राज्यपाल रहते हुए स्वीकृति के लिए भेजे गए। अंतिम 2 विधेयक सीवी आनंद बोस के राज्यपाल का पद संभालने के बाद पारित किए गए। याचिका में राज्य ने तेलंगाना के राज्यपाल के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देश का हवाला दिया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अधिदेश के अनुसार जल्द से जल्द विधेयक वापस कर देना चाहिए।
पंजाब के राज्यपाल के खिलाफ मामले में पारित निर्देश का भी हवाला दिया गया कि राज्यपाल केवल विधेयकों पर बैठकर विधायिका को वीटो नहीं कर सकते। पिछले साल तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों को भी विधेयकों पर कार्रवाई न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कन्नड़ न्यूज चैनल पावर टीवी की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाई गई थी। यह रोक अगले सोमवार तक लागू रहेगी, जब कोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखेगा। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि टीवी चैनल के खिलाफ मामला सरासर राजनीतिक प्रतिशोध का मामला लगता है और चैनल को राज्य में सेक्स स्कैंडल से जुड़े कुछ आरोपों को प्रसारित करने से रोकने के उद्देश्य से दायर किया गया था। ये कहते हुए कि न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, जितना अधिक हम आपको सुनते हैं उतना ही हमें यकीन होता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। मैं बहुत ईमानदार हूं, इसलिए हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इच्छुक हैं। याचिकाकर्ता राज्य में सेक्स स्कैंडल के बारे में कुछ आरोपों को प्रसारित करना चाहता था। विचार उसकी आवाज को पूरी तरीके से बंद करना था। उस न्यायालय उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। यह सरासर राजनीतिक प्रतिशोध है और कुछ नहीं। इसलिए यदि हम ऐसा नहीं करते अधिकारों की रक्षा, तो यह न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल हो जाएगा। कथित तौर पर चैनल जेडीएस नेताओं प्रज्वल रेवन्ना और सूरज रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल के आरोपों की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और इसके साथ ही मनोज मिश्रा की पीठ मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कन्नड़ समाचार चैनल संचालित करती है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी, जिसने चैनल की ब्रॉडकास्टिंग के खिलाफ एकल पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने जेडीएस एमएलसी एचएम रमेश और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित किया। जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने 26 जून को यह देखते हुए स्थगन आदेश पारित किया कि केंद्र सरकार ने चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारी बिना किसी जानकारी या संदेह के किसी व्यक्ति पर विदेशी होने का आरोप नहीं लगा सकते और न ही उसकी राष्ट्रीयता की जांच शुरू कर सकते हैं। 2012 में असम में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई घोषणा को दरकिनार करते हुए अपीलकर्ता एक विदेशी था। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जानकारी के केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लापरवाह तरीके पर निराशा व्यक्त की। न्यायालय ने कहा, सबसे पहले यह संबंधित अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि उनके पास कोई तथ्यात्मक आधार या सूचना हो जिससे संदेह हो कि कोई व्यक्ति विदेशी है, भारतीय नहीं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस निर्णय की एक प्रति विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 के तहत गठित सभी ट्रिब्यूनल को भेजी जाए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया जिसमें नलबाड़ी स्थित विदेशी ट्रिब्यूनल के उस निर्णय की पुष्टि की गई थी जिसमें मोहम्मद रहीम अली को विदेशी घोषित किया गया था। न्यायालय ने कहा, नागरिकता साबित करने का भार व्यक्ति पर तभी आएगा जब सामग्री की जानकारी दी जाएगी। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के अनुसार सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है, यहाँ तक कि अधिनियम की धारा 9 के आधार पर व्यक्ति पर लगाए गए वैधानिक भार का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति को उसके खिलाफ उपलब्ध जानकारी और सामग्री की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वह अपने खिलाफ कार्यवाही का विरोध और बचाव कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मतदाता सूची और सरकारी रिकॉर्ड में इस तरह की भिन्नताएं
आम है और किसी को विदेशी घोषित करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले और विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट का आदेश खारिज किया। आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनके भाषण की प्रतिलिपि को अतिरिक्त सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति दी गई थी। एक अलग जज जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर रिट याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसने आरएसएस कार्यकर्ता को गांधी का भाषण की प्रतिलिपि पर भरोसा करने की अनुमति दी थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए दक्षिणपंथी संगठन को दोषी ठहराया था। अपनी याचिका में गांधी ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश अन्य एकल जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे द्वारा पारित 2021 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिन्होंने कुंटे द्वारा दायर इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में कुंटे ने गांधी के कथित मानहानिकारक भाषण स्वीकार करने या अस्वीकार करने की मांग की थी। न्यायाधीश ने माना था कि किसी अभियुक्त को अपनी याचिका में संलग्न स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित मामला कुंटे द्वारा 2014 में दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी ने तत्कालीन चुनावों में अपनी रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी ठहराते हुए अपमानजनक भाषण दिया था। मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायत का संज्ञान लिया था और राहुल को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया। सम्मन को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई और उस याचिका में गांधी ने अपने भाषण की प्रतिलिपि संलग्न की। हालांकि उक्त याचिका खारिज कर दी गई थी। इसी आधार पर कुंटे ने मजिस्ट्रेट के समक्ष तर्क दिया कि याचिका में भाषण की प्रति संलग्न करके गांधी ने स्पष्ट रूप से भाषण और उसकी विषय वस्तु स्वीकार किया। हालांकि कुंटे द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज किया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन और ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना जिला लखीमपुर खीरी में संचालित किए जा रहे विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 2009 अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अनुसार संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करना या चलाना निषिद्ध है। आगे कहा गया कि जिला लखीमपुर खीरी में संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालयों के संचालन के संबंध में कई समाचार प्रकाशित हुए हैं। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने बिना मान्यता के कई विद्यालयों के संचालन के संबंध में प्रमुख सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश
लखनऊ को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के तर्कों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शुरू में कहा कि जनहित याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा पूरे राज्य के लिए प्रासंगिक है, जहां कई विद्यालय संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित किए जा रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने 2011 नियमावली के नियम 11 का भी हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी गवाह के लिए अजनबी है तो आरोपी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित किए बिना अदालत में गवाह द्वारा आरोपी की पहचान को निर्णय लेने के लिए अच्छा सबूत नहीं माना जा सकता है। ऐसे में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से यहां पर समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। डॉक आइडेंटिफिकेशन क्या है? डॉक आइडेंटिफिकेशन मीन्स विटनेस के द्वारा ट्रायल के दौरान अक्यूज व्यक्ति को पहचानना। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पी शशि कुमार वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस में कहा है कि ट्रायल कोर्ट को सिर्फ डॉक आइडेंटिफिकेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब अक्यूज विटनेस के लिए एक स्ट्रेंजर हो और कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ना हुई हो। सो ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? टीआईपी एक प्रोसेस है जहां एक विटनेस अक्यूज को एक कंट्रोल सेटिंग में आमतौर पर पुलिस ऑफिसर के सामने ट्रायल से पहले पहचानता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन रिलायबल हो और कम से कम गलती के चांसेस हो। इस केस में कोर्ट ने यह कहा है कि डॉक आइडेंटिफिकेशन एज एन एविडेंस कन्विक्शन के लिए काफी नहीं है अनलेस TIP भी हुआ हो। The court highlighted the need for TIPs in this case ताकि witness identification को confirm किया जा सके और उन्हें ज्यादा trustworthy बनाया जा सके। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.